वेलकम बैक टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और इसमें लेक्चर पार्ट जो थियरी वाला था लगभग कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग बच्चों इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज को करेंगे। और यहाँ पे राइवल 4 में आपको हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स का जो एक्सरसाइज मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 8 में। ओके, बुक के लास्ट में है और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। इस एक्सरसाइज में पहला पार्ट हेडिंग पड़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, वहाँ से हमें शुरू करना है। ओके, इसमें कुछ सवाल 2-3 सवाल या 4 सवाल पढ़ाते समय मैं करा चुका हूँ। फिलहाल यहाँ सीरियल से देखिए सबको। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा यूनिफॉर्मली या a uniformly tapering vessel is filled with a liquid of density 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों डायग्राम बना के दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा बर्तन है, एक ऐसा कंटेनर है जिसका शेप कुछ इस तरह से है। क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ जो बच्चों नीचे की तरफ है वो क्रॉस सेक्शन ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा बड़ा है, और ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं टेम्पर होता गया, ये बच्चों पतला होता गया, ऐसे कुछ करके है। ओके, यहाँ पे इसका जो पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो हाइट है, ये हाइट आपको दे रखा है बच्चों। दिस हाइट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 0.4 मीटर। दिस इज 0.4 मीटर। ओके, हमसे कहा गया ये एरिया दोनों सेक्शंस का दिया हुआ है। चलिए अभी रख लेंगे। कहा गया द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू लिक्विड इज। बच्चों इसके अंदर जो लिक्विड, जो भी लिक्विड इसके अंदर भरा होगा, व्हाटएवर जो भी लिक्विड भरा होगा, उसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ बॉटम पर लग रहा होगा, फोर्स ये लगा रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा। तो बच्चों हमसे ये पूछा फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे लगने वाला फोर्स पूछा गया है। बॉटम पोजीशन पे जो इसका बॉटम है, यहाँ पे कितना फोर्स ये लगाएगा लिक्विड। लिक्विड के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स की बात कहा, ड्यू टू लिक्विड इन द वेसल, मतलब लिक्विड की वजह से। यहाँ हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, लेकिन यहाँ लिक्विड की वजह से पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, ऐसे। ठीक है, इसके बेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा, और बेस पोजीशन पे लिक्विड के द्वारा डाला गया जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में बच्चों वर्टिकल हाइट का रिक्वायरमेंट होता है कि वर्टिकल हाइट कितना है। इससे नहीं मतलब है, ऑब्लिक लाइन से नहीं मतलब है, हमारा मतलब इस वर्टिकल हाइट से है जो कि h है, डी जी, एच डी जी, यहाँ के अंदर एच डी जी इंटू क्या हो गया एरिया। बच्चों इन सब की वैल्यूज मुझे रख लेनी है। तो फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ओवर हियर, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एच। एच मीन्स बच्चों यहाँ हो गया 0.4 यूनिट मीटर में है, नो प्रॉब्लम। यहाँ के अंदर डी डेंसिटी जो यहाँ के अंदर है, जो भी लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, उसकी डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यहाँ पर डी के जगह हो गया 900। जी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 10। ओके, जब दिया गया कोई बात ही नहीं है। एरिया, जिस बेस पर मैं फोर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, उस बेस का एरिया आप डायग्राम में देखिए, वहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। नाउ क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ के अंदर बच्चों मुझे क्या कर लेना, पहले पावर को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 4, और ये वाला 10 और ये मिल करके 4 हो गया। इसको बच्चों मैं लिख देता हूँ 9, और ये 2 0 यहाँ का जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻1। बच्चों ये हो गया 72 × 10⁻⁻1। यानी कि जो फोर्स यहाँ बॉटम पोजीशन पे लिक्विड के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है बच्चों, लिक्विड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 7.2 न्यूटन। ओके, 7.2 न्यूटन यहाँ के लिए बच्चों आंसर होगा। और इस बिहाफ पर हमारा जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी यहाँ के लिए हम लोग करेक्ट चॉइस लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर। बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ सिफॉन इन यूज्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। बच्चों फिगर बना के दिया, मैंने बताया द डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग
इन सिफॉन इज 1.5 ग्राम पर सीसी। इसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होगा जिसकी डेंसिटी गिवन है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड S विल बी। 2 पॉइंट यहाँ पर बच्चों दिया है, एक पॉइंट P यहाँ पर दिया गया है और पॉइंट S यहाँ पर दिया गया है। तो आप बच्चों देखो यहाँ पॉइंट P बिल्कुल एटमॉस्फेयर में है, मतलब ये लिक्विड के जस्ट ऊपरी सरफेस पर है। तो इस पर इस लिक्विड की वजह से कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो होगा नहीं, ठीक है। पॉइंट P के ऊपर बच्चों, पॉइंट P के ऊपर जो प्रेशर होगा, मैं कह दूं P एट पॉइंट P, ये बच्चों जो प्रेशर पॉइंट P के ऊपर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये तो पक्का है। बाकी और कोई प्रेशर यहाँ होगा नहीं, क्योंकि लिक्विड की शुरुआत यहाँ से हुई। यहाँ पूछता तो प्रेशर कुछ और होता, HDG लगाते, यहाँ पूछता, लेकिन बिल्कुल सरफेस पर ये पॉइंट है। तो सरफेस पर बच्चों जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ केवल क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से पॉइंट S पर अगर मैं देखने जाऊँ, पॉइंट S पर देखने जाऊँ बेटा, तो पॉइंट S पर जो हमारे पास प्रेशर होगा P एट S, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये भी बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यहाँ पर भी कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होगा इस लिक्विड की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चों ये पॉइंट जो है ये लिक्विड के जस्ट सरफेस पे है, तो इसके ऊपर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यहाँ भी लिक्विड की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स या प्रेशर नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब पॉइंट P पे जो प्रेशर है और पॉइंट S पे जो प्रेशर है, दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर बच्चों इनका मैं डिफरेंस लूंगा, डेल्टा P निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बेटा वो होगा ऑप्शन C। ओके, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस आप लोग लोगे बच्चों ऑप्शन C। यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्व करने जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमसे कहा गया है विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेंसिटी ऑफ ए गिवन बॉडी चेंजेज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। किसी बॉडी की डेंसिटी बच्चों चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। कैसे चेंज होती है? हम जानते हैं कि अगर कोई मेटेलिक बॉडी हो या ऐसा बॉडी हो जिसमें थर्मल एक्सपेंशन हो सके, बच्चों ऐसी अगर कोई बॉडी जिसमें थर्मल एक्सपेंशन हो सके, तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं और इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। बल्कि जबकि मास उतना का उतना ही रहता है। बच्चों किसी बॉडी का मास जितना था उतना ही बना रहे और उसका केवल वॉल्यूम बढ़े तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर किस हिसाब से कम होगा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन पार्ट आप सभी लोग देखो यहाँ पर बच्चों किसी बॉडी का वॉल्यूम जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है वो ऐसे होता V इक्वल टू V0 1 प्लस ऑफ गामा इंटू थीटा। ऐसे बच्चों यहाँ के अंदर V0 जो हमारे पास होगा ये वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री C और थीटा यहाँ पर टेम्परेचर होगा, तो थीटा डिग्री C पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, V। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। ये सब बच्चों बातें आपके थर्मल फिजिक्स में आएंगी, वहाँ मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर फिलहाल एक सवाल सामने, उससे निपट लेते हैं। इसको 2 तरह से लिखा जाता है, ऐसे V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। ऐसे केस में बच्चों यहाँ V0 को हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फिलहाल यहाँ एक सिंपल सी चर्चा करनी है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास कुछ कहानी ऐसे होगी V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इंटू थीटा, जहाँ V0 क्या है, V0 बच्चों हमारा वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री C एंड V होगा वॉल्यूम एट थीटा डिग्री C। अब इसके हिसाब से अगर मैं थीटा डिग्री C पर डेंसिटी की बात करूँ कि भैया डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी को यहाँ रो से लिख के दे रहे हैं। वो डेंसिटी इक्वल टू होगा यहाँ पर बाई फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं इसको थीटा डिग्री C पर देख रहा हूँ बच्चों, तो मैं कहूँगा डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू थीटा डिग्री C पर। और वॉल्यूम की वैल्यू जो थीटा डिग्री C पर है बच्चों, वो मेरे पास है V0 1 प्लस ऑफ गामा इंटू क्या हो गया, थीटा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम,
मास अपान इनिशियल वॉल्यूम, यानी थीटा 0 डिग्री सी पर जो वॉल्यूम रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो ब्रैकेट है इसको मैं न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ, तो इसकी पावर अगर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 का पावर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा इंटू थीटा की पावर -1। ओके, अब अप्रॉक्सीमेशन में बच्चों अगर इसका आंसर निकालें तो रो विल बी इक्वल टू मास अपान इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा इनिशियल डेंसिटी, यहाँ फिलहाल 0 डिग्री सी पर हम बात कर रहे हैं, इसको मैंने रो नॉट लिख दिया, और ये हो जाएगा 1। अगर बच्चों यहाँ गामा इंटू थीटा की वैल्यू बहुत छोटा माना जाए तो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हम लिखते हैं बाइनॉमियल एक्सपेंशन के अनुसार। सिमिलरली बच्चों यहाँ n के जगह पर -1 है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, गामा इंटू क्या हो जाएगा थीटा, इस तरह से आ गया। सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिल जाएगा रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू थीटा, यही यहाँ के लिए फिलहाल आंसर होगा, जो हम लोग थर्मल फिजिक्स जब आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे भी। तो यहाँ के लिए फिलहाल बच्चों अभी के लिए ऐसे ही इसको जानिए। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ मुझे दिख रहा है, और थीटा नहीं बल्कि डी थीटा दिया है, ठीक है, तो डी थीटा अगर यहाँ के अंदर दिया है तो यहाँ चेंज वाला केस होगा, यहाँ थीटा की जगह डी थीटा यानी डेल्टा थीटा कह देते हैं, यहाँ डी थीटा थीटा में होने वाला छोटा सा चेंज है। यहाँ पर बच्चों थीटा की जगह हम लोग लिख देते हैं डी थीटा, थीटा की जगह यहाँ लिख देते हैं डी थीटा, ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर थीटा खाली लिखते तो ये रो नॉट होता डेंसिटी एट 0 डिग्री सी, लेकिन डी थीटा लिख दिए तो ये कहलाएगा इनिशियल डेंसिटी, किसी भी टेम्परेचर पर रहा होगा, हमने टेम्परेचर चेंज कराया होगा, कितना चेंज कराया तो नया डेंसिटी यहाँ के अंदर क्या होगा। इस तरह से बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ रहा होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चिंता मत करिए, ये सारी चीज़ें थर्मल फिजिक्स में आने वाली हैं, जो यहाँ गलती से क्वेश्चन आ गया है कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमसे कहा गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन ये लिक्विड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, उसका आधा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्ज हो गया है। व्हेन द होल सिस्टम एक्सीलरेट्स अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन g/3, ओके, the fraction of volume immersed in the liquid will be। बच्चों यहाँ एक क्यूबिकल ब्लॉक बना के दिया है, क्वेश्चन नंबर फिलहाल ये 4 है, और यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन पार्ट देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमसे क्या कहा गया है कि एक इस तरह का कोई कंटेनर है, चलो मैं छोटा सा बना देता हूँ, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड क्या है नहीं बताया गया, बशर्ते लिक्विड भरा है ऐसे, और मैं क्या देख रहा हूं कि कोई इसके अंदर ब्लॉक है ऐसे, इसका कुछ हिस्सा लिक्विड के बाहर है, कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है। ओके, इसका मतलब यहां पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा होगा, बॉयंट फोर्स लगा होगा, और उसने क्या किया होगा बच्चों, इसको बैलेंस कर दिया होगा, इसके वेट को बैलेंस कर दिया होगा। अच्छी बात है। कह रहा जब ये पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम g/3 एक्सीलरेशन से अपवर्ड जाने लगेगा, तब बताइए यहाँ के अंदर अब क्या होगा। पहले क्या था, पहले सवाल में ये दिया गया कि आधा हिस्सा इसका बाहर है, आधा अंदर है, हाफ पार्ट इसका, ये वाला हिस्सा हाफ और ये वाला हिस्सा हाफ, हाफ पार्ट इसके बाहर है लिक्विड के और हाफ पार्ट अंदर है, ये आधा आधा है, पहले हाफ हाफ का हिसाब है। लेकिन जब ये एक्सीलरेट होने लगा अपवर्ड, तो सवाल पूछा अब क्या होगा, क्या कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। बच्चों पहले तो एक काम कर लेते हैं, शुरुआत में इनिशियली शुरुआती दौर में क्या होगा, शुरुआती दौर में ये होगा बच्चों कि जो भी बॉयंट फोर्स लगा होगा, जो भी बॉयंट फोर्स लगा होगा, ये मैं अलग से बना देता हूँ, पूरा का पूरा ये है, यहाँ के अंदर बच्चों इसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगा होगा उसने इसके पूरे वेट को बैलेंस किया होगा। यहाँ पर बच्चों फ्लोटिंग का कंडीशन यही होता है, फ्लोटिंग, कोई बॉडी फ्लोटिंग है देन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में अगर नहीं रहेगा तो फ्लोट कर ही नहीं पाएगा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स का 0 होना होता है, और नेट फोर्स 0 तब होगा जब ऊपर की ओर 2 फोर्स यहाँ लग रहे हैं, फिलहाल अभी जब तक ये रेस्ट में है, बॉयंट फोर्स एंड mg, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए होंगे। बॉयंट फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बच्चों, दोनों लगभग सेम है। आर्किमिडीज जी के प्रिंसिपल के अनुसार ये बच्चों बॉयंट फोर्स होगा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर,
बच्चों मान लिया इस ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम V है, टोटल वॉल्यूम इस ब्लॉक का क्या है, V है। अगर इसका टोटल वॉल्यूम V है तो आधा वॉल्यूम लिक्विड ने आधा वॉल्यूम जो इसका होगा वही केवल लिक्विड के अंदर है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VL, यानी लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम V/2। जब हम बुयांट फोर्स लिखते हैं तो लिखते हैं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, और मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो हमारे पास होगा बेटा, एक बार लिख देता हूं, ML इंटू जी, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर बुयांट फोर्स, एंड दिस इज M इंटू जी। जी से जी तो कैंसिल हो गया, यानी कि जो यहाँ पर बच्चों लिक्विड का मास बैलेंस, लिक्विड का मास हटाया गया होगा, जब ये अंदर आया होगा तो इतनी पार्ट का मास हट गया होगा लिक्विड का, ये हमारे पास बच्चों टोटल मास ऑफ बॉडी के बराबर रहा होगा। ये बात तो पक्का हो गया। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में इसको लिखते हैं। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर टोटल का वॉल्यूम V है तो V/2 अंदर क्यों किया आया है, तो V/2 हिस्सा डिस्प्लेस हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम क्या है V, और डेंसिटी ऑफ यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी। यहाँ पर ऐसे मैंने लिख दिया ब्लॉक या बॉडी। यहाँ पर बच्चों V कैंसिल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बेटा, ρL/2, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों डेंसिटी को यहाँ भी रो ही लिख देते हैं, रो ऑफ यहाँ के अंदर क्या हो गया, ब्लॉक। इस तरह से मैं क्या देख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिस बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी या ब्लॉक। ये रख लीजिए, इसका अभी काम आने वाला है। सवाल में ये कहा गया है कि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम अपवर्ड चलने लगा। तो जब बच्चों पूरा का पूरा सिस्टम अपवर्ड चलने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो होगा ये कि अब मान लेते हैं यहाँ के ऊपर बच्चों पहले ये जो फोर्स जो लग रहे थे mg और बुयांट फोर्स, ये तो दोनों लगेंगे ही लगेंगे। जब ऊपर की ओर ये सिस्टम जाएगा, जब ऊपर की ओर ये सिस्टम जाएगा तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, एक स्यूडो फोर्स लगने लग जाएगा। सब मिला जुला के एक चीज समझिए, बॉडी अभी भी तैरता हुआ रहेगा, अभी भी फ्लोट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डूब गया, ऐसा नहीं है कि मोशन में है। फ्लोट करने का मतलब देयर इज एन इक्विलिब्रियम, बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड के अंदर। तो इनफैक्ट हुआ क्या होगा, इनफैक्ट हुआ ये होगा कि जितना इफेक्टिव एक्सीलरेशन इस बॉडी के ऊपर लगा, स्यूडो फोर्स की वजह से उतना इफेक्टिव एक्सीलरेशन नीचे की ओर भी बढ़ गया। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ऐसे केसेज में, और बच्चों सिचुएशन एज इट इज बना रहता है। यहाँ पर जब फ्लोटिंग का कंडीशन है दूसरे केस में, तो हम लोग यही लिखेंगे भाई कि यहाँ पर बुयांट फोर्स ने बैलेंस किया होगा mg को। सब भूल जाइए, यहाँ पर बच्चों जो भी बुयांट फोर्स होगा यहाँ पर उसने mg को बैलेंस कर दिया होगा। लेकिन अब ये जो mg में जो g है बेटा, ये g इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, G इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस बार जब पूरा सिस्टम अपवर्ड जा रहा है तो इसके ऊपर G इफेक्टिव की वैल्यू, मैकेनिक्स में ऐसे कई बार आप पढ़ते हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, G इफेक्टिव की वैल्यू जब सिस्टम लिफ्ट वाला केस पढ़े होंगे, अपवर्ड जा रहा G/3 से, तो G इफेक्टिव की वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगा G + G/3। यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास G इफेक्टिव हो गया। FB की वैल्यू इसको बैलेंस करेगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों जब हम लोग FB की वैल्यू लिखते हैं, अभी देखिएगा क्या होगा, जब FB की वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई G। अब एक चीज मेरे प्यारे बच्चों, हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। यहाँ पर हटाए गए लिक्विड का जो वेट होगा मास ऑफ लिक्विड इंटू G, लेकिन इस बार G की वैल्यू G नहीं, ये G इफेक्टिव इधर भी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, G इफेक्टिव की वैल्यू दोनों साइड हम G इफेक्टिव लेंगे, और यहाँ के अंदर ये मेरे पास आ जाएगा M इंटू G इफेक्टिव। तो मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, G इफेक्टिव दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। जो इधर होगा वही इधर होगा। समझ में आ रहा बच्चों, यहाँ के अंदर जो इधर होगा G इफेक्टिव लेफ्ट में, वही G इफेक्टिव राइट में होगा। तो मास ऑफ लिक्विड यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये मैं बुयांट फोर्स का इक्वेशन लिख रहा था इधर। तो बुयांट फोर्स के लिए बच्चों मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड
मल्टीप्लाइड बाई जी इफेक्टिव, यहाँ मैंने लिखा जी इफेक्टिव तो कैंसिल हो चुका है, एम एल मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू यहाँ के अंदर डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा लिक्विड, ओके, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी का मतलब ब्लॉक का मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम जो भी इसका था बच्चों जो भी रहा हो, इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। और डेंसिटी ऑफ बॉडी अभी आपने देखा यहाँ पर, फिलहाल अभी मैं रिलेशन रखता हूँ, अभी इसको मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ बॉडी। हमें बताना यह है कि कितना वॉल्यूम अब लिक्विड के अंदर डूबा रहेगा या कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम बाहर रहेगा। फिलहाल सवाल में पूछा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज, कितना इमर्ज होगा मेरे प्यारे बच्चों, वी एल इंटू रो एल, रो एल। यहाँ पर रो एल की जगह पे मैं लिख देता हूँ बच्चों 2 टाइम्स ऑफ रो बी इक्वल टू हो जाएगा वी, यहाँ के अंदर वी हो गया और ये हो गया रो बी। रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी दोनों साइड से कैंसिल हो गया और यहाँ के अंदर मुझे क्या मिला बेटा, यहाँ के अंदर मुझे मिला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, यानी फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिस्पेल इमर्ज आउट इमर्ज इन, कितना फ्रैक्शन इमर्ज हुआ टोटल का वो हम निकाल लेंगे, जो कि आ गया 1/2। तो देखिए 1/2 पहले भी था, 1/2 अभी भी है। तो एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि इस तरह से अगर कोई एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो जैसे जितना पार्ट पहले डूबा रहेगा इसका उतना ही पार्ट अभी भी सबमर्ज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रीजन है कि जितना बच्चों एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड लग गया एक्सीलरेट होने की वजह से, उतना ही इसके ऊपर क्या लग गया स्यूडो फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए और कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मुझे मिलेगा वो होगा ऑप्शन ये, ओके। यहाँ के लिए हम लोग करेक्ट आंसर लेंगे बेटा ऑप्शन ये। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को एंजॉय है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमसे क्या कर रहे हैं, अ बॉल हुज डेंसिटी इज 0.4 इंटू 10 की पावर 3 वहाँ रहेगा, 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब फॉल्स इंटू वाटर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, ओके। टू वाट डेप्थ डज दी बॉल सिंक, कितने डेप्थ तक बॉल सिंक करेगा उसके अंदर बच्चों, सिंक करते करते कहीं उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फिलहाल सिचुएशन समझे पहले। मान लीजिए यहाँ पर कहीं कोई कंटेनर है और कंटेनर में कोई वाटर भरा हुआ है, जस्ट कंसीडर यहाँ कंटेनर में बच्चों क्या भरा हुआ, वाटर, ये रहा वाटर, यहाँ मैं भर दे रहा हूँ, ये बच्चों वाटर भरा हुआ कंटेनर में, ऐसे ऐसे समझिए सब लोग। यहाँ पर कोई एक बॉल है, ये बॉल u इक्वल टू 0 स्पीड पे रहा होगा पहले और यहाँ से ड्रॉप डाउन किया गया, तो मोशन अंडर ग्रेविटी करता हुआ बच्चों यहाँ कहीं आके पहुँचेगा, यहाँ कहीं आके पहुँचेगा और यहाँ कहीं पहुँचने के बाद ये जब वाटर के अंदर जाएगा, अभी तक का मोशन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो मोशन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। लेकिन जैसे ये लिक्विड के अंदर जाएगा बच्चों, इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर कुछ और फोर्स लगने लग जाएगा। आप देखिए बॉडी का जो वेट होगा, बॉल या जो भी बॉडी है, जो भी नाम लिया हो, इसमें बॉल का नाम लिया है, बॉल का जो वेट है तो नीचे तो लग ही रहा है, एक यहाँ पर बच्चों बॉइंट फोर्स लगने लग जाएगा। अगर ये बॉइंट फोर्स mg से बड़ा हो जाए, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, मतलब बॉडी अगर नीचे आएगा, नेट फोर्स नेट एक्सीलरेशन ऊपर होगा, बॉडी का मोशन नीचे होगा, मतलब एक तरह से रिटार्डेशन में आ जाएगा और कहीं पर आकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, कहीं ना कहीं वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। फिर से यहाँ पर यही पूछा गया है कि कितने हाइट तक या कितने डेप्थ तक वो इसके अंदर आएगा तो सिंक कर जाएगा। बच्चों ये वाला हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, इसको चलो मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करो ये h है, ठीक है, सपोज करिए ये h2 है और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये वाली वैल्यू h1 है जो कि गिवन है। हमें क्या निकालना है, h2। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब ये बॉल यहाँ तक आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो बच्चों यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी है, इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनल स्पीड क्या होगा, सिंपली हम लोग गैलीलियो का इक्वेशन लगाएंगे या एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत इजी होगा। यहाँ के लिए बच्चों ये से बी तक का जब हम मोशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो सिंपली यहाँ की स्पीड मैंने मान लिया बच्चों ये मेरे पास v है, इसको v डैश कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर जो कि 0 है प्लस 2gh, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो यहाँ के अंदर
एक्सीलरेशन की वैल्यू g हो गया और h की वैल्यू h1 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2g, g की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है? नहीं गिवन है, तो चलिए हम इसको लगभग 10 मान लेते हैं, लगभग में मिल ही जाएगा आंसर। h1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर दिया गया है, दिस इज 9 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों 9 इंटू 10 की पावर -2 इतना मीटर हो गया। ये सब कुछ मिला जुला करके थोड़ा और सिंपल बना ले इसको, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -1। ये मेरे पास आ गया v स्क्वायर। v की वैल्यू भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे एज इट इज ऐसे पढ़ने वाली है आगे। अभी देखिएगा यहाँ पर बच्चों, अब हम लोग बी से पॉइंट सी तक का मोशन अप्लाई करेंगे, लेकिन पॉइंट सी तक का जब मोशन अप्लाई करेंगे तो मुझे ये जानना होगा कि कितना इसके अंदर रिटार्डेशन या नेट एक्सीलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जब ये लिक्विड के अंदर आ रहा होगा तो आप देख रहे हैं, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड रहा हो। अगर ये बच्चों डायनेमिक कंडीशन में है, पहली बात। यहाँ पर बच्चों जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा तो इस समय जरा इस पर विचार करिए। मैं कहूँगा एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट का मतलब बच्चों हो गया एम जी, माइनस आप यहाँ के अंदर क्या हो गया एफ बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। ऐसे हो गए। हमें रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए सर। यहाँ के अंदर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू हम देखें तो आ जाएगा वेट ऑफ बॉल माइनस ऑफ बॉइंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉल, यही होगा ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सबकी वैल्यूज रखते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ बॉल, बॉल तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी माइनस ऑफ एफ बी की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारे पास होगा बॉइंट फोर्स जो होता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार बच्चों वो हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा बॉल जितना है उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे लिखना चाहिए लिक्विड का मास मतलब लिक्विड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है बॉल के अंदर आने से उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ के अंदर क्या हो गया मास ऑफ बॉल। ये क्या रहा मास ऑफ बॉल हो गया। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो भी बॉल का जो वॉल्यूम है और जो हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम है, भाई एक बॉल को आप लीजिए और पूरा का पूरा बॉल पानी के अंदर डाल दीजिए तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम बॉल का रहेगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों जितना भी यहाँ उतना ही वी यहाँ भी रहेगा, हटा सकते हैं। और ये जो मास ऑफ बॉल है इसको भी मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल, ऐसे लिख दिया बच्चों। ओके, ऐसे लिख दिया। अब वी यहाँ से बच्चों ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन जो यहाँ पर मिलेगा नेट एक्सीलरेशन वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस होल मच मल्टीप्लाइड बाई जी, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों बॉल। डेंसिटी ऑफ बॉल यहाँ के क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों 0.4 समथिंग दिया गया है। यस, दिस इज 0.4 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पर आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर 3। और जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा कुछ और नहीं वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी बच्चों 1 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ एक साथ, यहाँ 1, इसमें भी इंटू 10 की पावर 3 आएगा, वाटर की डेंसिटी में भी इंटू 10 की पावर 3 आएगा। तो 10 की पावर 3 को मैं कॉमन कर लेता हूँ इंटू जी की वैल्यू को चलो 10 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ बॉल जो कि क्या है बच्चों 0.4 इंटू 10 की पावर 3, यही है ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग कर लें तो 10 की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन जो कि अभी फिलहाल मैंने डाउनवर्ड मान रखा था, लेकिन ऐसा मानने पर जब हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 0.6 इंटू यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.4, ऐसे आ गए। ठीक है, इस तरह से आ गए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे तो सब कुछ मिला जुला करके देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा लीजिए और ये आ जाएगा 60 बाई 4 यानी 15 आ गया। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों
यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 0.4, 6 डिवाइडेड बाई 0.4, यानी कि बच्चों यहाँ 60/4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सीलेशन है निगेटिव है, मतलब जो एक्सीलेशन मैंने माना था वो उल्टा था, वाकई एक्सीलरेशन यहाँ अपवर्ड है। ठीक है बच्चों, जब मैंने डाउनवर्ड मान के निकाला तो माइनस में आंसर मिला, मतलब जो एक्चुअल एक्सीलेशन है वो अपवर्ड होगा। अब बच्चों देखो, आपको ये पता चल गया रिटार्डेशन में ये है, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। कितनी हाइट रन करेगा इसके अंदर, कितना डेप्थ चलेगा, ये पूछा गया है। तो इस बार हम लोग मोशन अप्लाई कर देंगे बेटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी विल अप्लाई मोशन। कहाँ से कहाँ तक का मोशन? फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ओके, पॉइंट बी से सी तक के मोशन को लेंगे और यहाँ पर फिर से एक बार लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे ये तो फार्मूला रहा, v स्क्वायर जो कि 0 हो गया, u स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर u लिखने का मतलब इनिशियल स्पीड यहाँ क्या है, v का स्क्वायर होगा बेसिकली। तो और उसकी वैल्यू कितनी है, ये 18 × 10 की पावर 18 × 10 की पावर -1। सीधे सीधे यहाँ के अंदर बच्चों क्योंकि रिटार्डेशन का केस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ये की जगह बच्चों 15 लिखेंगे। और यस का मतलब यहाँ पर क्या है, H2। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 18 × 10 की पावर -1 इक्वल टू 30 H2। H2 को सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 × 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 30। इतना क्या आ जाएगा, ये जो यूनिट आएगा ये मीटर में आएगा और आंसर हमारे किस में है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में इसको बच्चों मैं बनाऊंगा तो इनटू हो जाएगा 10 की पावर 2, इतना सेंटीमीटर। जब यहाँ 10 की पावर 2 मैं करूँगा तो यहाँ 10 की पावर 1 बचेगा। 10 की पावर 1 का मतलब 180/30 और यहाँ पर इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगा ये होगा 6 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर गहराई में इसके अंदर आएगा और वो कहीं जाके रुक जाएगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे कहा गया है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस द स्मॉल सिलेंडर हैज डायमीटर d1 centimeter. Okay, while the large piston has diameter d2 centimeter. If force F1 is applied to small piston, the force on the large piston F2 is given by। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात यहाँ पर हो रही है, आप सभी लोग ध्यान से समझें। यहाँ पे हाइड्रोलिक चैम्बर, उसमें बच्चों प्रेशर बढ़ा के किसी एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स अचीव किया जाता है, ज़्यादा प्रेशर अचीव किया जाता है, एक तरह से प्रेशर का ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें बच्चों 2 यहाँ सिलिंड्रिकल शेप के ऐसे पाइप मान लो लगे हैं, इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप के 2 पाइप लगे हैं, इस तरह से ये चल रहा है ऐसे। और एक का यहाँ पर बच्चों क्रॉस सेक्शन जो होगा वो छोटा होगा और अगले का क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। यहाँ पर बच्चों अगला जो पाइप लगा हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर थोड़ा वाइड कर देते हैं, इस तरह से बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर वाइड हो गया, ऐसे ऐसे समझा चुका हूँ आपको थ्योरी पढ़ाते समय। बच्चों कोई लिक्विड यहाँ के ऊपर भरा हुआ, यहाँ पर एक पिस्टन या कोई इस तरह से लगा होगा ऐसे। बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं बिल्कुल यहाँ स्थिर रखूँ पूरा मामला, सब कुछ माफ करिएगा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन रखो, तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से एक ही लेवल पर सब कुछ रहेगा, एक ही लिक्विड है। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस द स्मॉल सिलेंडर हैज डायामीटर d1 centimeter, ओके, while the large piston has diameter d2 centimeter. If force F1 is applied to the smaller piston, the force on the large piston F2 is given by। बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं फोर्स हमने अप्लाई किया F1, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर चेंज होगा, जितना प्रेशर यहाँ चेंज होगा उतना प्रेशर यहाँ भी चेंज होगा। तो यहाँ पर कितना फोर्स इफेक्टिव आ जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 यहाँ पर बच्चों पिस्टन हैं।
पिस्टन ए पर लगने वाला जो प्रेशर होगा और पिस्टन बी पर लगने वाला प्रेशर होगा, जितना प्रेशर में चेंज मैंने यहाँ किया होगा बच्चों नियम के अनुसार, पास्कल्स लॉ के अनुसार, उतना ही प्रेशर में चेंज यहाँ पर होगा। यहाँ पर बच्चों जो भी प्रेशर चेंज हुआ, फोर्स अपान एरिया, इसको हम कहते हैं प्रेशर। पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा F1 अपान एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर मान लो फोर्स एग्जर्ट हुआ इसके वजह से F2, तो F2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्या हो जाएगा B। इस प्रकार से बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ, F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा F1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ B डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ A। वैल्यूज रख लेते हैं। पिस्टन ए का जो एरिया है और पिस्टन बी का जो एरिया है, चलिए सर रखते हैं F1। पिस्टन का क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर के अनुसार रखेंगे, तो F1 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का मतलब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा डी, ये जो बी वाला है तो वहाँ पर बच्चों जो डायामीटर और D2 है यानी D2 बाई 2 रेडियस का स्क्वायर, पाई दिस मच का स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो पाई यहाँ पर बच्चों D1 बाई 2 इतने का स्क्वायर हो जाएगा, ये के ऊपर रहा। सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा फाइनली, F2 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई D2 अपान D1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा। ओके बच्चों, तो करेक्ट चॉइस जो मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है फिलहाल वो बच्चों दिख रहा है D2 स्क्वायर अपान D1 स्क्वायर F1, ऑप्शन ये यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा कहा गया है एयर इज ब्लोन थ्रू ए होल इन अ क्लोज्ड पाइप कंटेनिंग लिक्विड देन द प्रेशर विल। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 की बात हो रही है। मान लो कोई पाइप रहा हो, ये पाइप है बच्चों, इसके दोनों एंड क्लोज हैं, क्लोज पाइप का मतलब दोनों ही एंड क्लोज रहे होंगे, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है होल, तो क्लोज पाइप कंटेनिंग लिक्विड, इसके अंदर कोई लिक्विड रहा होगा। चलो ये लिक्विड में भर देता हूँ ऐसे ऐसे। ओके, अभी इसके अंदर बच्चों मैं ये मान के चलूंगा जब होल नहीं रहा होगा, बिल्कुल क्लोज रहा होगा, केवल लिक्विड को कंटेन करने की बात कर रहा, तो बाकी जगह में जहाँ थोड़ा भी खाली रहा होगा वहाँ वैक्यूम रहा होगा, वहाँ कुछ भी नहीं रहा होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ एब्सेंट रहा होगा। जब कोई भी यहाँ पर कहीं से भी एक ओरिफिस बना दिया जाए, ओरिफिस बना दिया जाए बच्चों, और इसके अंदर क्या करेगा, एयर एंटर करेगा इस ओरिफिस से। जब एयर एंटर करेगा तो यहाँ के अंदर बच्चों एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर ही यहाँ पर काम करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो बच्चों यहाँ पर एयर के आने की वजह से यहाँ एक नया प्रेशर आ जाएगा जिसको एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लीजिए। तो जो भी यहाँ पर प्रेशर, जो भी प्रेशर का चेंज होगा वो हर दिशा में होगा, हर जगह पहुँच जाएगा पूरे फ्लूइड में। फ्लूइड का मतलब लिक्विड प्लस गैस, दोनों को कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहते हैं। एक जगह जो यहाँ पर बच्चों प्रेशर में चेंज हुआ, सरफेस पर अगर चेंज हुआ तो ये चेंज हर जगह हर डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ये बच्चों पास्कल्स लॉ के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, और इस तरह से करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर होगा प्रेशर विल इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें तो प्रेशर हर दिशा में इंक्रीज होगा बच्चों, हर दिशा में। जितना चेंज यहाँ प्रेशर का होगा उतना चेंज हर पॉइंट पे होगा, हर पॉइंट पे उतना उतना प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर विल इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शंस। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा कहा गया है व्हेन ए लार्ज बबल राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल्स। ओके, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर कॉलम ऑफ वाटर हाइट एच। ओके, कैपिटल एच। देन द डेप्थ ऑफ द लेक, लेक का डेप्थ क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट कंसीडर we are talking about here question number 8. okay, question number 8 says there is a lake, एक तालाब है, ऐसे ऐसे एक लेक है, जो भी हो, यहाँ पर कोई रिजर्वायर है वाटर का या किसी लिक्विड का। यहाँ पर बच्चों इसके पास कुछ लेक है तो पानी भरा होगा, वाटर भरा होगा, ऐसे ये वाटर भरा हुआ है,
यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। बच्चों कह रहा है इसके बॉटम पर एक कोई बबल है, एयर बबल है, ऐसे इसके अंदर हवा भरा रहा होगा बबल के अंदर। यहाँ पर बच्चों एक बबल यहाँ कहीं बॉटम पोजीशन पे है। यहाँ पर जो बबल होगा वो चारों तरफ से प्रेशर से ऐसे बच्चों घिरा होगा, लिक्विड के प्रेशर से घिरा होगा इस तरह से। यहाँ पर जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा। और कह रहा जब ये ऊपर आया है, यहाँ बिल्कुल पहुँचा होगा यहाँ कहीं, तो कह रहा कि इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़कर, वॉल्यूम नहीं बल्कि रेडियस का नाम लिया है बच्चों। इन्होंने कहा है कि सर जो रेडियस था वो बढ़ करके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लार्ज बबल राइजेस बॉटम लेक ऑफ सरफेस, रेडियस डबल होने की बात कहा। अगर यहाँ पर इसका बच्चों रेडियस हमारे पास r था तो यहाँ पर रेडियस क्या हो गया, 2r हो गया, बढ़ गया ये। तो सवाल ये है कि सर आप ये बताइए इस तालाब की गहराई क्या है, इस लेक की गहराई क्या है, h की वैल्यू बताना है सब मिला जुला के। डेप्थ ऑफ लेक बच्चों, यहाँ पर इस तरह का अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पर जाने पर प्रेशर तो चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, हीट एनर्जी का एक्सचेंज भी हुआ होगा। तो यहाँ पर सब मिला जुला के टेम्परेचर में बहुत मामूली चेंज होगा या नहीं होगा, लगभग इसको आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ के लिए बच्चों PV इक्वल टू NRT हम लोग लगाते हैं, इतना टर्म कांस्टेंट होता है। दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में हम लोग यूज करेंगे PV कांस्टेंट होने की वजह से P1V1 इक्वल टू P2V2। चलिए यहाँ पर दोनों पोजीशन पे लगाते हैं, P1V1 यहाँ पर, P2V2 यहाँ पर, चेक करते हैं क्या होगा। P1 यहाँ पर जो बच्चों प्रेशर होगा वो दो प्रेशर होगा, एक तो हमारे पास होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पर एक प्रेशर ऑलरेडी था, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर यहाँ पर होंगे बच्चों P0 प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ये वाली हाइट h है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों हो जाएगा HDG। ओके, HDG ऐसे हो गया। ये हो गया बच्चों मेरे पास यहाँ पर P1 की वैल्यू, और V1 हमारे पास मान लो V है, ठीक। P2 जब ये यहाँ पहुँचा बच्चों तो P2 के रूप में केवल एक प्रेशर बचा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये बिल्कुल सतह पे आ गया। यहाँ पर बच्चों ये केवल क्या बचा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जब रेडियस बच्चों 2 टाइम्स हुआ तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। किसी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, यानी यहाँ जब वॉल्यूम रेडियस को मैंने 2 टाइम्स किया, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम मैंने V मान रखा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनफैक्ट 3V हो जाएगा। सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बच्चों रेडियस डबल किया तो वॉल्यूम 8V हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 2 की पावर 3 टाइम्स। समझ आ रहा है, रेडियस डबल हुआ था तो वॉल्यूम बच्चों 8 गुना हो जाएगा। एरिया होता, एरिया की बात हो रही होती कभी, तो कोई 2D बॉडी होता 4 गुना हो जाता, लेकिन यहाँ वॉल्यूम की बात हुई है, वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता। तो पहले अगर V था तो अब क्या हो गया, 8V। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट विल हैपन, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास V दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा P0 प्लस HDG इक्वल टू 8P0। तो यहाँ पर बच्चों स्मॉल HDG की वैल्यू हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ P0। H स्मॉल h जो यहाँ पर है बच्चों यही हमें निकालना है, स्मॉल HDG। सवाल में ये कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ हाइट h। कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर उतना है जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता लिक्विड की वजह से, कितने हाइट के लिए, h हाइट के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर एट हाइट h। वाटर का कॉलम अगर h हाइट का, कैपिटल H हाइट का होता तो उसके बाद उसके बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब P0 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जो क्वेश्चन है उसके अनुसार कैपिटल HDG से, ठीक है। कहा ये इसके इक्वल है, यहाँ कैपिटल H हाइट के बराबर अगर वाटर भर दिया जाए तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो DG दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल H। यही हमारा आंसर होगा। और इस तरह से बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा बेटा ऑप्शन C। ओके,
करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंटेनर बने हैं, एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, वाइड है, और एक थोड़ा नैरो है कंपैरेटिवली। दोनों ही में वाटर भरा है और दोनों ही में वाटर का जो लेवल है आप देखिए एक ही लेवल दोनों में है। जब एक ही लेवल दोनों में है बेटा तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बॉटम पे लगेगा HDG, उसकी वैल्यू सब में क्या होगा, दोनों में सेम होगा। वाटर के अमाउंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, बल्कि ये डिपेंड करेगा कि कितने हाइट तक वाटर भरा गया उस हाइट के लेवल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया, ऑब्जर्वेशन को देखिए और ऑप्शन ये कह रहा है द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक ए, पहले को टैंक ए लिख रहा होगा, इज ग्रेटर देन एट टैंक बी। नहीं सर, बराबर होगा। प्रेशर एट द बॉटम स्मॉलर नहीं, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डी। देखिए कह रहा प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए एंड बी इज सेम। यहाँ पर बच्चों करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग लेंगे, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ सॉल्व करने जैसी कोई बात नहीं है बच्चों। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बॉटम पे लगेगा जिसका कि वैल्यू होता है HDG। यहाँ पर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है बच्चों, H की वैल्यू सब दोनों में सेम है, D की वैल्यू दोनों में सेम है, G की वैल्यू दोनों में सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम, और प्रेशर डिफरेंस 0। तो फिलहाल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन डी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बेटा हम लोग लेंगे ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है वाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वायर इज थिक एट बॉटम। बच्चों डैम, बांध, जो वाटर को रोकने वाला जो बांध होता है वो बॉटम पे थिक क्यों रखा जाता है? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि बॉटम पर ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसा होगा, एक कहीं वाटर का कोई रिजर्वायर है ऐसे, तो यहाँ पर ये रिजर्वायर रहा, ऐसे बना दिया गया ऐसे। इसके अंदर जो भी लिक्विड हम कोई ला के भर दें बेटा, जो भी लिक्विड, फिलहाल यहाँ वाटर की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ज्यों ज्यों गहराई बढ़ती जाएगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर तो हर डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा ऐसे। तो बच्चों ये दीवारों को यहाँ ज़्यादा फोर्स करेगा, दीवार अगर कमज़ोर होएगी यहाँ की तो टूट सकती है। तो यहाँ पर जो बच्चों डैम होता है वहाँ ज्यों ज्यों नीचे आता है उसके दीवार की थिकनेस, दीवार की मोटाई क्या की जाती है, दीवार कह लीजिए या उसका बेस कह लीजिए, उसका थिकनेस बच्चों त्यों त्यों बढ़ा दिया जाता है ताकि यहाँ पर इसमें मजबूती ज़्यादा हो, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर का सामना करना है। ठीक है, तो यहाँ के लिए फिलहाल देखते हैं ऑप्शन पहला कह रहा क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। नहीं सर, ये तो कोई कारण नहीं हुआ, आप बल्कि अगर मोटा कर दोगे दीवार को तो कम क्वांटिटी आएगी। फिलहाल ये लॉजिक वाला कोई ऑप्शन नहीं रहा। डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आइडियल फ्लूइड का केस यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं जब तक कोई नाम नहीं लेगा, और आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है बच्चों, उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं होना है। प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, यस, डेप्थ के साथ HDG, H जब बढ़ेगा तो बच्चों प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बेटा वो हो जाएगा, आप देखिए C हो जाएगा। और D में कहा गया टेम्परेचर ऑफ वाटर, नहीं, यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन C। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन।